Face up. Learn and grow. वेलकम टू आवर चैनल फेस अप। आज हम देखने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ, जो हर एक एग्जाम में आ रहा है। इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आप 100 पेजेस भी पढ़ ले तो कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। आप 5-7 मिनट में ये पूरा कवर कर लीजिए और आप प्रिपेयर हो जाएंगे एनसीएफ के आंसर्स देने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनसीएफ। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका फुल फॉर्म ही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। भाई इतने सारे स्कूल्स पूरे इंडिया में, और वो कैसे चलते हैं? एनसीएफ के थ्रू ही चलते हैं। भाई फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके अंदर सिलेबस डिस्कस होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक्स डिस्कस होती हैं, जिसके अंदर टीचिंग स्टाइल डिस्कस होता है। अब ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी जब नॉर्मल चीजें हमारे पास थी? तो इसलिए क्योंकि जब हमारा इंडिया में जब शिक्षा की नीति चालू हुई, वो बहुत पुराना टाइम था जब गुरुकुल सिस्टम चलता था, जहाँ पे गुरु रहते थे और जो स्टूडेंट रहते थे वो उनके पास आके रह के पढ़। धीरे धीरे ये चीजें चेंज हुई स्कूल्स के फॉर्म में, और स्कूल में चीजें हौश पौश होने लगी। बच्चे भागने लगे स्कूलों से, खुद ही कभी स्कूल में आते ही नहीं थे, टीचर भी फ्री हो गए। तो इसके लिए बनाया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 is the fourth national curriculum framework published in 2005 by NCERT। आपने NCERT का नाम सुना होगा। सारी बुक्स जो पब्लिश होती हैं उसमें NCERT ही लिखा रहता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। अब NCF 2005 फोर्थ एडिशन है इसका। उसके पहले 1975, 1988 और 2000 में भी इसके पहले एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं। एनसीएफ में मेनली रूल बुक रहती है जिसमें हर तरीके के रूल दिए रहते हैं। टीचिंग स्टाइल से लेके, टेक्स्ट बुक से लेके, सिलेबस से लेके हर कुछ डिस्कस किया जाता है कि साल भर में कितने आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पीरियड होना चाहिए, कितना डेवलपमेंटल टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को, कितने स्पोर्ट्स के पीरियड्स होना चाहिए, हर कुछ। जो पुराना एनसीएफ था वो डिपेंड करता था बिहेवियरिज्म पे। वो बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों से मिलने पे, क्लास में या फिर घर में किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन जो नया आया है एनसीएफ 2005, उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म को ही मेन पॉइंट रखा गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी नई चीजें सीखना, बच्चे में क्या नया है वो अपने अंदर से निकाले और उससे कुछ नया करके बताए। तो मेन जो नया 2005 में आया है वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्टिविज्म पे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चा क्रिएटिव होगा तो वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। अब कुछ इनके पॉइंट्स हैं। इसमें एक चीज और बोली गई, ये क्लास में जो बच्चे रहेंगे ना अपर प्राइमरी के, वो 1:30 का रेशियो रहेगा, यानी एक टीचर और 30 स्टूडेंट्स। प्राइमरी क्लास के बच्चे जो थोड़े ये रहते हैं उसमें 1:35 का रेशियो हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था एक ही क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे होते थे और एक ही टीचर होता था, ध्यान नहीं दे पाते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। तो अब ये नया रूल आ गया है। मोटो इज टू कनेक्ट नॉलेज टू द लाइफ अराउंड एंड आउटसाइड द स्कूल। मेन पर्पस, मेन मोटो क्या है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाओ। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम मतलब जैसे आपने अभी देखा होगा FA1, FA2 होने लगे हैं, फिर फाइनल एग्जाम होने लगे हैं। तो फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम हो गया, सिर्फ फाइनल एग्जाम पे ही बच्चे का रिजल्ट नहीं बेस्ड रहेगा, ये सारों का पूरे साल भर का एग्रीगेट निकाला जाता है और फिर उसका रिजल्ट दिया जाता है। अब गो
बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के अलावा भी उनका नॉलेज होता है। आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, बहुत सारी स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है जिससे वो आसपास के अपने सराउंडिंग का नॉलेज गेन कर सके। टोटल 9 सब्जेक्ट्स होना चाहिए एक साल के सिलेबस में। लैंग्वेज, बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज का। भाई पढ़ाई मदर टंग में ही करवाई जाए। इंग्लिश डेफिनेटली हमारी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन हमें जो भाषा समझ में आ रही है हम उसी में तो पढ़ेंगे ना। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी बात कही गई है, जहां पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हिंदी मेन लैंग्वेज नहीं है, तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी रखी जाए, और थर्ड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है या फिर कोई और फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया। नेक्स्ट है रोट लर्निंग को हटाया गया। भाई आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजें सीखना है करके। लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद है गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। भाई टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो हमारी सराउंडिंग है हमें उससे सीखना है। नेक्स्ट है 9 सब्जेक्ट सिलेबस में होना चाहिए 1 ईयर में। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम लर्निंग ऑफ रोट मेथड्स। रट्टा जो टेक्नोलॉजी है ना भाई, रट के एग्जाम देना है, उससे हटके सारा जो करिकुलम है, जो सारा जो सिलेबस है उसको फोकस कर दिया लर्निंग बाय डूइंग पे। एनरिचिंग द करिकुलम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन देन रिमेनिंग द टेक्स्ट बुक। इसका भी वही चीज है कि भाई टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो आपके आसपास में चीजें चल रही हैं वो एक्टिविटी के थ्रू आप सीखो। आपने देखा होगा कि बच्चों को आजकल देते हैं कि आप सीड्स सो करो, प्लांट बनाओ, फिर कुछ एक्टिविटी देते हैं कि किसी की हेल्प करो आप। तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे हैं कि आप करके सीखो। उसके बाद मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू लाइफ, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि एग्जाम को फ्लेक्सिबल बना दिया गया। साल में अलग अलग टाइम पे एग्जाम लेने लगे, FA1 हो गया, FA2 हो गया, फिर उसका फाइनल जब एग्जाम हुआ तो उसमें उसका एग्रीगेट निकाल के दिया जाता है। सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। नर्चरिंग एन आइडेंटिटी अंडर केयरिंग डेमोक्रेटिक कंसर्न्स ऑफ द कंट्री। जो डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है कंट्री के वो भी उनको समझ में आए, उनको आगे बढ़ावा दिया जाए कि कैसे डेमोक्रेसी में रहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है वो है एनसीएफ डिवाइडेड ईवीएस। ईवीएस क्या है? सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, जो क्लास 3rd to 5th को पढ़ाया जाता है, उसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले आई थिंक ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था और अब इसको एनसीएफ 2005 में 6 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी क्लास 6 से ही हो जाएगी। पहले कैसा होता था, जब बच्चे ने कॉलेज भी खत्म कर लिया, मास्टर डिग्री भी ले ली, तभी भी उसको क्लियर नहीं होता था कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। फिर कुछ साल वो यहाँ भटकता रहेगा और तब तक उसकी लाइफ पूरी कंप्लीटली वैनिश हो जाती थी। अब क्लास 6 से ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आप स्कूल से निकलते निकलते आप अपनी लाइवलीहुड भी कमा सकते हो, आप कुछ काम करके अपना घर चला सकते हो। दैट इज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। पर्पस जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था आपसे कि गाइडलाइन, ये जो है एनसीएफ वो एक गाइडलाइन है टेक्स्ट बुक के लिए, सिलेबस के लिए और टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में चलती है। अब ये जो 2005 एनसीएफ है वो किसने दिया है? वो दिया है प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल लर्निंग विदाउट बर्डन एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऑलरेडी हेड थे। और एनपीई 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई थी, उन दोनों को मिला करके एनसीएफ 2005 दिया गया, जिसके हेड प्रोफेसर यशपाल ही थे। तो इस तरीके से मैंने एनसीएफ से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि नए एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन है, मदर टंग में पढ़ाई की करवाई जाएगी, रोट लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है, और आपका जितने भी टेक्स्ट बुक के अलावा आप सराउंडिंग से आप सीख सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है एनसीएफ
5। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkulshweta@gmail.com पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।